व्याख्या को आप सुनेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद मन लगा के पढ़िए, बने रहिए। आज का क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो यकीन मानिए 3 नंबर का सवाल तो तय है आपकी परीक्षा में आना। तो वीडियो को देखते रहें, बने रहें। आज का पहला प्रश्न है और 3 नंबर आज के मॉडल पेपर, आज के प्रैक्टिस से 3 नंबर आपका तैयार रहे। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो ये है कि किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है? क्या प्राक्कलन समिति होगा, क्या लोक लेखा समिति होगा, क्या प्रवर समिति होगा, क्या संयुक्त प्रवर समिति होगा? तो अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि विपक्ष का नेता कौन होता है। आप इसके लिए आंसर करेंगे, फिर हम चीजों को आपको समझाते हैं। पहले आप इसके लिए आंसर करेंगे, ठीक है, आंसर करेंगे, फिर हम चीजों को बताते हैं आपको। विपक्ष का नेता आपको बताना है। चलिए, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। अब एक चीज समझिए, जो संयुक्त प्रवर समिति होता है इनका काम क्या होता है? संयुक्त प्रवर समिति का काम होता है जब दोनों सदन में विधेयक पर मतभेद हो तो संयुक्त प्रवर समिति का गठन होता है। समझिएगा, व्याख्या बहुत जरूरी है। संयुक्त प्रवर समिति का गठन होता है। ठीक, एक चीज समझिएगा, मान लीजिए कोई बिल गया लोकसभा और लोकसभा में जाते ही लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी उस बिल पर विरोध करने लगे। ठीक है, जब दोनों सदन किसी कानून के प्रारूप माने किसी बिल पर विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रवर समिति का गठन होता है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब आपस के ही मेंबर्स होते हैं, यहाँ विपक्ष का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, प्रवर समिति का क्या मतलब होता है? प्रवर समिति का मतलब होता है जब कोई बिल किसी एक सदन में जाए, आप आंसर करते रहें, व्याख्या को सुनते रहें। जब कोई बिल कोई एक सदन में जाए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और वहाँ के मेंबर्स उस पर विरोध करने लगे। जैसे 3 तलाक का बिल लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा पास नहीं कर रहा था, तो राज्यसभा ने जब बिल को पास करेगा तभी वो राष्ट्रपति के पास में जाएगा। तो कहने का सेंस है किसी एक सदन में बिल पर मतभेद होता है तो प्रवर समिति बनाई जाती है। इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस के ही होते हैं, विपक्ष के यहाँ कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है? लोक लेखा समिति, इसे इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होता है, इनका जो मेन काम होता है ये होता है सीएजी के प्रतिवेदनों पर चर्चा करना। आपको फिर से बता दें, आज का सेशन अगर आपने देखा तो 3 नंबर आपका आना तय है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर्स में आए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करना होता है, ये हो गया। अब यहाँ पे आंसर देना है कि विपक्ष का नेता कौन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। और लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर्स जितने होते हैं उन्हीं में एक विपक्ष का नेता को अपॉइंट किया जाता है, चुना जाता है। माने आपका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है ना? तो आप एक बार कमेंट करेंगे। चलिए देखिए, आपको एक चीज बता दें कि चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। केवल हम टिक लगवाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आप व्याख्या को सुनिए, पूरा सेशन देखिएगा। 3 नंबर आज के सेशन से आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और वीडियो को एक बार हो सके तो शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
लोकसभा राज्यसभा का गठन कब किया गया? ठीक, लोकसभा राज्यसभा का गठन कब किया गया? 1952, 1951, 1954, 1953। तो आप इसके लिए कमेंट करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब किया गया। कल हमने आपको बताया था ये है संसद, ठीक, ये है संसद, और संसद के ये दो सदन हैं, एक राज्यसभा हो गया और एक लोकसभा हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये राज्यसभा हो गया, ये लोकसभा हो गया। राज्यसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, जबकि संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। क्लियर है? तो आपको इसलिए हमने ये बता दिया कि अगर मान लीजिए आर्टिकल्स ही पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि लोकसभा राज्यसभा का गठन कब किया गया, तो बहुत लोग राइट आंसर दे रहे हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1952 में लोकसभा राज्यसभा का गठन किया गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला है 3 नंबर का प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये है 3 नंबर का प्रश्न। देखिए आप लोग, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, कौन है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? गुलाब नबी आजाद, ओम बिरला, सुनील अरोड़ा या के वेणुगोपाल? आप कमेंट करके बताएं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। कमेंट करेंगे आप लोग, 2 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। 2 नंबर के लिए 17वीं लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है। एक चीज बता दें कि लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, एक को कहते हैं अध्यक्ष और एक को कहते हैं उपाध्यक्ष, ठीक। जबकि राज्यसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं, एक को कहते हैं सभापति और एक को कहते हैं उपसभापति। क्या कहते हैं? उपसभापति, ठीक है। तो ये दोनों सदन के पदाधिकारियों की बात हो गई। अब आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको बता सकते हैं। ये करंट से भी रिलेट करता है आपको। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र या यूपी? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, जम्मू कश्मीर। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को एक संघ प्रदेश बनाया गया। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य था। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हो गए हैं और 8 संघ प्रदेश हो गए हैं, जिनमें 2 नया संघ प्रदेश है, एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। तो आपको आंसर पता ही है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 370 का संबंध है आपके जम्मू कश्मीर राज्य से। चलिए आगे देखते हैं। आज आप लोग संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर से कह रहे हैं कि आज के सेशन से 3 नंबर आपका पक्का है कि आना है पेपर में, ठीक है। तो ध्यान से वाक्य सुनिए। 5 नंबर का प्रश्न कहता है, जनहित याचिका से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन है जनहित याचिका? जनहित याचिका का मतलब होता है जन माने जनता, हित माने उनका लाभ, जनता के हित के लिए याचिका दायर करना। मान लीजिए आपकी भर्ती में किसी प्रकार की समस्या होती है, धांधली होती है, तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट किसी प्रकार का कार्य आपके हित में नहीं करती तो आप जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका जो उपज माना जाता है, जो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई, तो आपका आंसर अमेरिका होगा, ठीक है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग एक बार कमेंट करेंगे जनहित याचिका का उद्भव कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। लेकिन आपको एक बार ध्यान देना है कि जनहित याचिका को कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, यह भारत की उपज है, ठीक है। भारत की उपज है जनहित याचिका।
क्लियर हो गया। तो अगर पूछा जाए क्या जनहित याचिका का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। आप किसी को भी टिक नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की स्वयं की उपज है, कहीं से इसको कॉपी नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पी.एन. भगवती इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हृदय नाथ कुंजरू ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य रह चुके थे, और हीरालाल जे कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश रह चुके थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश रह चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर का सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या है 550, 552, 546, यहाँ 543 कर लीजिए, 543। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ये डी में 543 होगा। तो कमेंट करें आप लोग। वर्तमान में लोकसभा, आपको बता दें कि लोकसभा राज्यसभा एक चार्ट समझिएगा। ये है संसद, ये संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो लोकसभा राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकता है, परंतु वर्तमान में 245 सीट हैं। ठीक, इन 245 में 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम 550 सीट हो सकता है, वर्तमान में 543 सीट है। कितना है? वर्तमान में 543 सीट है। और आपको एक चीज़ बता दें कि अधिकतम 552 सीट हो सकता था, लेकिन सन 2020 में, ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा, सन 2020 में लोकसभा के नॉमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है, और वर्तमान में जो सीटों की संख्या है, डी आपका राइट आंसर होगा 543। 2 एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है, यह निरसित हो चुका है। अब आपको ध्यान देना है, ये करंट का प्रश्न आपके बिहार की परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 543 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त अधिवेशन, जहाँ संयुक्त लिखा हो आप समझ लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा की बात चल रही है। संयुक्त माने एक साथ, ठीक है। अधिवेशन माने बैठक, आहूत माने बुलाना। शब्दों को समझिए, संविधान में शब्दों का खेल ज़्यादा है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? आहूत माने बुलाना होता है, ठीक। क्या किस अनुच्छेद के द्वारा आपको बताना है? क्या 108 होगा, 111 होगा, 78 होगा, 162 होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 162 जो है राज्य की कार्यपालिका को डिफाइन करता है, 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है, 111 वीटो पावर को बताता है। तो बच्चा क्या? बच्चा आपका 108 आपका बचा। माने संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के द्वारा आहूत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक चीज आपको और ध्यान देना है, संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? अगर मान लीजिए ये प्रश्न पूछ ले तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हर टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देने वाली बात है। आर्टिकल 108 और कौन आहूत करेगा? राष्ट्रपति महोदय। एक बार आप कमेंट कर दें कि संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार कमेंट कर दें संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है, ठीक है। बिल्कुल वीरेंद्र कुमार, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, प्रतिभा पाटिल, के.आर. नारायण या इनमें से कोई नहीं? निर्विरोध, तो आपका राइट आंसर सी है, सॉरी ए है। सिंपल है, बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न परीक्षा में, ठीक है।
चलिए आपको बता दें आज के सेशन से 3 नंबर आपका तय है। ठीक, यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर्स में आए गए पेपर्स के ही क्वेश्चंस को रखा गया जो बिहार के सरकार के द्वारा पूछा गया। ठीक है, संविधान ने कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया? ने नहीं होगा। संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया, इसका मतलब होता है कि स्वीकार किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या पता यही आपकी परीक्षा में आ जाए। ठीक, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। जब संविधान पूरी तरह बन के तैयार हो चुका तो उसको अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था आप डेट कमेंट करके बताएंगे, तसे हम और डेटों को समझते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक करवाई गई थी। क्लियर है? सुबह 11 बजे दिल्ली में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक करवाई गई। ध्यान दीजिएगा, क्या पता यहीं से प्रश्न पूछ ले। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया था, स्वीकार किया था। इसीलिए हम सब 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और यह सेलिब्रेशन हम लोगों ने चालू कब किया? तो सन 2015 में। हर एक फैक्ट को सुनिएगा, अच्छे से याद करिएगा। तो राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने कहा ना कि ये सब आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। इनमें से कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। आपको बता दें 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ ले कि संविधान का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया, तो आपका आंसर होगा 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, अब इसमें कौन नहीं थे? कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल योजना कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है किस मिशन योजना के तहत संविधान का गठन किया गया, तो मंत्रिमंडल योजना। क्लियर है? तो यहाँ पे बताना कौन नहीं थे। देखिए प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, नहीं बताना है, इसके लिए कमेंट करेंगे। ठीक है, 10 नंबर के लिए आप क्या कमेंट कर रहे हैं? अच्छा डी कर रहे हैं। देखिए एवी अलेक्जेंडर ये नेवी मंत्री थे, बिल्कुल राइट है। पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, ये भी राइट है। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, ये भी राइट है। और एक चीज़ और, मंत्रियों का डिपार्टमेंट भी पूछ लेता है, इसलिए साइड में लिख दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर है। विलियम वुड कौन थे? यह कैबिनेट के सदस्य नहीं थे, ये कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं थे। और कैबिनेट मिशन कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया था। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखें आप लोग। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न करेंगे। पंचायती राज नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? आपको भी पता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। पंचायत नगर पालिका से सवाल न पूछे तो आयोग को चैन ही नहीं पड़ेगा अगर वो यहाँ से प्रश्न न पूछे। ठीक है, पंचायती राज अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम पंचायत व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया, तो आपका आंसर होगा कि राज्य से राजस्थान। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। पंचायती राज राजस्थान। तो आपको यहाँ विषय के बारे में बताना है। क्या 29 और 18 विषय हैं? क्या 30-18 विषय हैं? 28-18 विषय हैं? या 29 और 20 विषय हैं? इसके लिए कमेंट करेंगे आप लोग। 11 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है,
जबकि संविधान का भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। क्लियर है, नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है, ए आपका राइट आंसर है। पंचायत में कुल 29 विषय हैं, जबकि नगर पालिका में कुल 18 विषय के बारे में प्रावधान है। ठीक है, और एक चीज़ है, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि पंचायत दिवस कब होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को पंचायत दिवस होता है। क्लियर, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा विधान परिषद में अधिकतम कितना सीट हो सकता है? 4 विकल्प। आप बिहार से हैं और आपको पता है कि बिहार में दोनों सदन हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, आपके बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या 501 तिहाई सीट हो सकता है, 501 चौथाई सीट हो सकता है, 502 तिहाई सीट हो सकता है, 502 चौथाई सीट हो सकता है। एक चार्ट समझिएगा आप, ये है विधानमंडल। ठीक, और विधानमंडल के 2 सदन हैं, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। आपके बिहार में भी विधान परिषद है, ध्यान दीजिएगा, क्या पता यही पूछ ले। ठीक है, तो विधानसभा में अगर हम अधिकतम की बात करें, ठीक, तो अधिकतम 500 सीट हो सकता है, लेकिन 60 से कम नहीं होगा। ठीक, अधिकतम 500, न्यूनतम 60। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, विधान परिषद में क्या है, सुनिएगा मेरी बातों को, जिस राज्य में विधानसभा है उस राज्य में विधान परिषद की सीटें 1/3 से अधिक नहीं होगा, 1/3 से अधिक नहीं होगा, परंतु 40 से कम भी नहीं होगा। ठीक, विधानसभा सीट का 1/3 परंतु 40 से कम भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और विधानसभा के गठन का उल्लेख 170 में है, विधान परिषद के गठन का उल्लेख 171 में है, विधान मंडल के गठन का उल्लेख 168 में है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, चलिए इसको करते हैं। अब एक सवाल यहाँ से आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल यहाँ से बनेगा आपके बिहार की परीक्षा में। सही सुमेल नहीं है, कुछ संविधान संशोधन के बारे में बताया है कि सही सुमेल नहीं है, आपको करना है। क्या 42वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, क्या ये राइट है? 70 संविधान संशोधन 1992 के उपराष्ट्रपति का चुनाव बताता है। ठीक है, यहाँ उपकार दीजिए, यहाँ राष्ट्रपति कर लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव बताता है। ठीक है, क्या 104 संविधान संशोधन 126वां विधेयक लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण संबंधित है? ठीक, क्या 105 संविधान संशोधन नागरिकता से संबंधित है? आपको ये बताना है इस प्रश्न में कि कौन सा सही सुमेल है। आपको नहीं, ये देखिए, इसको नहीं काट दीजिए, इसको नहीं काट दीजिए, और यहाँ से आप ये उपराष्ट्रपति लिखा हुआ है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया है। ठीक, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव देखिए, पहला भी सही सुमेल नहीं है, आपको है बताना है। ठीक है, दूसरा भी सही सुमेल नहीं है, क्योंकि 70 संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 104 भी नहीं है, 105 आपका नागरिकता विधेयक से संबंधित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सही मिलान नहीं है, आपको करना है, क्या सही मिलान नहीं है? ठीक, देखिए
315 अखिल भारतीय सेवा के बारे में बता रहा है यहाँ पर। अनुच्छेद 316 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल बताता है। अनुच्छेद 317 सदस्यों का निलंबन बताता है। अनुच्छेद 318 सदस्यों के कर्मचारियों की सेवाओं को बताता है। तो आपको बता दें सही मिलान ए नहीं है, क्योंकि आपका अखिल भारतीय सेवा का जो प्रावधान है यह संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है, जबकि 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनराविलोकन शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? आपके पास 4 विकल्प है। न्यायिक पुनराविलोकन का जो पावर है वो किसको दिया गया है भारत में? ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट को केवल दिया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दिया गया है? समस्त न्यायालय को दिया गया या कोई नहीं? तो न्यायिक पुनराविलोकन के लिए आप कमेंट करेंगे। न्यायिक पुनराविलोकन के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, न्यायिक पुनराविलोकन का जो पावर है यह दोनों के लिए है, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो आपका हाई कोर्ट हो, माने बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बने रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2 प्रश्न अब जो पढ़ाएंगे यहाँ से फंसने की पूरी संभावना है। ठीक है, एकदम बने रहिएगा, आप जाएंगे छोड़ के तो आपका ही नुकसान है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आपकी परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार का निलंबन नहीं होता? आपातकाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। जब राष्ट्रीय आपात लगता है, और राष्ट्रीय आपात के बारे में संविधान का अनुच्छेद 352 बताता है राष्ट्रीय आपात के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के बारे में 352 बताता है। और जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो हमारे मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है ये समझिए। कौन सा अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं होगा? क्या 20-21 नहीं होगा, 19-20, 23-24 है, 20-22? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को बताता है, और 21 बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता को बताता है। आपातकाल लगा होगा तो हमारे आपके जीवन की स्वतंत्रता भंग नहीं होगी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण अनुच्छेद, अभी हमने इसका जिक्र किया है। ठीक है, अभी बस बताया था। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 29, 30 या 26, 27। 26, 27 ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को बताता है। ठीक, 29, 30 यह आपकी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की व्याख्या करता है। 21 आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को बताता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को बताता है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताता है अनुच्छेद 20। इसमें कहा गया है किसी भी अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी, जब जो कानून लागू है उसके तहत सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वाला हो चुका है ना। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हमने आज के सेशन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रखा जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटियों के जल संबंधित विवाद के संबंध में संसद विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 262, 263, 311, 333। राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर आप लोग करेंगे
मैम यूपी वाले पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जहाँ से ज्ञान मिले ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान व्यर्थ नहीं होता। और यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान सब लोग पढ़ें, क्योंकि संविधान तो सबके लिए एक है ना। संविधान हर राज्य का अपना अलग नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप पढ़ें। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नदी और नदी घाटियों का जो प्रावधान है, इसकी व्याख्या करता है आपका अनुच्छेद 262। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कमेंट। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग। संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, ए और बी दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर क्या करेंगे आप लोग? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राइट आंसर इसके लिए करेंगे आप लोग। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, कुछ हो सकता है। चलिए, तो यहाँ राइट आंसर होगा 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को बताता है, ठीक है। ए आपका राइट आंसर हो गया। 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तदर्थ को इंग्लिश में कहते हैं एडॉक्ट जस्टिस, माने संविदा पे कुछ समय के लिए किसी सुनवाई के लिए जजों को रखा जाता है, ठीक है। जब किसी सुनवाई के लिए, ठीक ध्यान दीजिएगा, सुनवाई के लिए जजों को रखा जाता है, जिसको बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं है। तो यहाँ 216, 214, 2123, 124 या 127 आपका राइट आंसर क्या होगा? तदर्थ न्यायाधीश के लिए कमेंट करेंगे आप लोग। तदर्थ न्यायाधीश के लिए कमेंट करेंगे। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, ये और ये आपका हाई कोर्ट को बताता है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के गठन को बताता है, ठीक है। अब जो राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 127 127 में एडॉक्ट जस्टिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉप 20 कंप्लीट हुआ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, यहाँ के क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और व्याख्या को सुनिएगा। जो लोग अभी जुड़े हैं वो वीडियो को फिर से देखेंगे। और आपको एक सूचना देनी है कि वीडियो को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बिहार ऑनलाइन एजुकेशन का एक लिंक है, एक चैनल है जिसमें आपको केवल और केवल बिहार के एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। वहाँ आपको मैराथन क्लास दी जाएगी। वहाँ पे आपकी हर परीक्षा से संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में भी लगातार और एक जानकारी आपको देनी थी। जो चंद्रा इंस्टीट्यूट का चैनल है, इसे बहुत सारे क्लासेस चलती रहती हैं, तो हम लोग आपको 2 घंटे का टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर आप बिहार ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आपको केवल अपने ही राज्य की परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई जाएगी, उसमें आपको पूरा समय दिया जाएगा। चंद्रा इंस्टीट्यूट में यह पॉसिबल नहीं कि आपको 2-2 घंटे की मैराथन दी जाए। मैराथन के लिए आप बिहार ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। देखिए, लगातार आपके कमेंट बॉक्स में भी चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के द्वारा लिंक को शेयर किया जा रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और क्लास कैसी लगेगी कमेंट इसके लिए ज़रूर करें।